अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहिदा अहमद है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज जिस टॉपिक पर बात करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, द टॉपिक इज़ व्हाट आर द साइंस ऑफ हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप। इस टॉपिक को समझने से पहले या इस टॉपिक को बात करने से पहले हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। वो क्या ऐसी बात है या वो क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से मैं यहाँ आज इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। हम इंसान एक चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे होते हैं, जिन फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे होते हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं, उनके इमोशंस और उनका बिहेवियर हमारी मेंटल वेलबींग पर कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। हम एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे के बिहेवियर्स को रिफ्लेक्ट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। वो कौन से ऐसे साइंस हैं जो एक हेल्दी फैमिली में होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ कि जो कम्युनिकेशन है, एक क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एक फैमिली के अंदर, एक रिलेशनशिप के अंदर, और वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। अब क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेटिंग एग्रेसिवली या आउटबर्स्ट होना। दिस इज़ नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ समथिंग अपनी नीड्स को और किसी और इंसान की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए एक बात करना जो कि किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, राइट? सो ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ क्या करना है, किस तरह अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, तो हमेशा बैठें और कम्युनिकेट करें। नंबर 2, जो हेल्दी फैमिलीज़ होती हैं वो हमेशा बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करती हैं, वो हमेशा प्राइवेसीज़ को रिस्पेक्ट करती हैं। वो अपने फैमिली मेम्बर्स को एक स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड करती हैं जिसके अंदर वो ख़ुद को भी नर्चर कर सकें और अपने सराउंडिंग लोगों को भी एक स्पेसिफिक वार्मथ दे सकें। हमेशा जो फैमिलीज़ हैं, हेल्दी फैमिलीज़, वो आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगी, आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करेंगी, आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करेंगी। कभी भी जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं वो हमेशा एनमिशमेंट करती हैं। व्हाट इज़ एनमिशमेंट? हमेशा ये कहना कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जो मैं महसूस कर रही हूँ वही तुम्हें महसूस करना, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वही तुम्हारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग आइडियल। ये कभी भी एक हेल्दी फैमिली में नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी फैमिली को अपने मेंबर्स के जो ओपिनियंस हैं, जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जो कि हेल्दी फैमिलीज़ में ये साइंस बहुत ज़रूरी हैं। हेल्दी फैमिलीज़ हमेशा जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको कभी भी उनके ख़िलाफ़ नहीं जाती। हमेशा आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ वेरी यंग, तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे मेरे ओपिनियंस बताने में कि मैं इस स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में क्या अग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ। तो जो हेल्दी फैमिलीज़ होती हैं वो हमेशा जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको इनकरेज करती हैं। डिसएग्रीमेंट्स को इनकरेज करने के पीछे जो माइंडसेट है वो हमेशा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए ओके तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, लेकिन तुम्हें अपनी मर्ज़ी करनी है, तुम अपनी मर्ज़ी करो, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा या मैं अपनी मर्ज़ी करूँगी। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि हेल्दी फैमिलीज़ में होना चाहिए। हेल्दी फैमिलीज़ में ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि अच्छा ये डिसएग्रीमेंट है, क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं, ठीक है, हमको इस तरह कोई सोल्यूशन निकालते हैं जिससे हम दोनों अग्री करके एक स्पेसिफिक वे पर चल सके। दिस इज़ समथिंग आइडियल। ये वो बातें हैं जो हेल्दी फैमिलीज़ में होनी चाहिए। हेल्दी फैमिलीज़ के अंदर हमेशा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होती है। हेल्दी फैमिलीज़ अपने जो बच्चे हैं उनको हमेशा, या अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमेशा स्पिरिचुअली एनहांस करने का मौका देती हैं और उनको वो स्पेस प्रोवाइड करती हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फंक्शनल और डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में होती हैं, राइट? ये कंपैरिजन है जो मैं इसलिए करना चाहूँगी ताकि आपके लिए जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो हेल्दी फैमिलीज़ का। जो फंक्शनल फैमिली रिलेशनशिप हैं या फंक्शनल रिलेशनशिप्स हैं वो हमेशा उनके दरमियान एक बैलेंस होता है इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या है कि वो हमेशा उनके अपने स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनकी अपनी स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। वो हमेशा हर काम में इंडिपेंडेंट नहीं होते। एक्सट्रीम इंडिपेंडेंसी इज़ नॉट समथिंग जो कि नॉर्मल है, राइट? एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस होना भी एक डिसफंक्शनल फैमिली की निशानी है।
तो जो फंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं वो इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के दरम्यान एक स्पेसिफिक बैलेंस लेकर चलती हैं। अब डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के अंदर कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑनेस्टली अपने क्लाइंट्स में देखे हैं और मैंने ये ऑब्जर्व भी किए हैं कि ये चीज़ें डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में या डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। वो क्या है कि जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ या डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें हमेशा जो लोग हैं ना वो बहुत एंग्शियस होते हैं एक दूसरे के बारे में, वो बहुत फेयरफुल होते हैं और जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जो लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा यू कैन से कि इनसेंसिटिव होते हैं एक दूसरे के ओपिनियन से रिलेटेड, एक दूसरे के कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में जिसके ऊपर दिस यू कैन से कि आपको समझौता नहीं कर सकते या वो आपके लिए बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमेशा उन पॉइंट्स को पोक करते हैं, वो हमेशा आपको कंफ्यूज मैसेजेस देते हैं। जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं या इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, उसमें क्या होता है कि वो आपकी जो पास्ट मिस्टेक्स होते हैं उनको उठा के आपके सामने लेकर आते हैं, गिल्ट में लेकर जाते हैं, एक दूसरे को कंफ्यूज्ड मैसेजेस देते हैं। कभी वो इधर दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ लव और इधर दे विल गिव यू नथिंग, राइट। तो उनके बहुत कंफ्यूज मैसेजेस होते हैं। देयर इज़ वन थिंग जो मैंने नोट की है कि जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो ऑल और नथिंग थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। ऑल और नथिंग थिंकिंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसमें होता ये है कि ये जो लोग हैं या जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमेशा या तो बहुत वाइट होते हैं या बहुत ब्लैक होते हैं, ग्रे नहीं होते कभी भी। दैट मीन्स के इधर, जिस तरह के भी मैंने पहले एग्जाम्पल दी, दे विल गिव अ लॉट ऑफ लव और दे गिव नथिंग, राइट। तो ऑल और नथिंग थिंकिंग में क्या होता है कि या तो वो हमेशा एक्सट्रीम्स पर रहते हैं, कभी भी रिलेशनशिप फ्लेक्सिबल नहीं होता है। एंड दिस वन थिंग मोर कि जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमेशा स्केप गोट करते हैं। स्केप गोट मीन्स कि किसी एक प्रॉब्लम का जो जिम्मा है या किसी एक प्रॉब्लम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्प्लीटली एक पर्सन पे डाल देना। दैट मीन्स कि ये कहना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पाउजल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये अपने स्पाउस से कहना कि तुमने हमेशा कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, या ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ऑल और नथिंग थिंकिंग में या स्केप गोटिंग में जो रिलेशनशिप्स हैं या जो लोग हैं वो कभी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते किसी प्रॉब्लम की, वो सारी जिम्मेदारी या सारी गलती किसी दूसरे के सर पर डाल देते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डिसफंक्शनल। इस सब टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले या अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी और जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पेरेंट्स हैं वो रिलेशनशिप्स को डेवलप करने में, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में और अपने बच्चों को रिलेशनशिप्स किस तरह मैनेज करने हैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स का आपस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो बच्चों को भी नहीं सिखा पाएंगे कि एक आइडियल रिलेशनशिप कैसा होता है। कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जिसके ज़रिए मैं ये बता सकूँगी कि इस तरह के स्पेसिफिक जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उनका बच्चों की अगली ज़िंदगी पर जाकर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द फ्यू पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें सबसे जो कॉमन है दैट इज़ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अब जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत डिमांडिंग होते हैं और इन्होंने हमेशा एक स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट रखी होती है कि अगर ये अपने बच्चों को हमेशा उन्होंने एक माइंड से डेवलप किया होता है, अच्छा अगर ये गलती की तो इसकी ये पनिशमेंट है, ये भुगतना पड़ेगा। और जो वार्मथ है, नर्चरेंस है, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही होती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के अंदर। वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड करने में इतना इंगेज कर जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि जो लेवल ऑफ अटैचमेंट पेरेंट्स को बच्चों के साथ होना चाहिए वो नहीं होता। अब जो अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है दैट कॉज एंग्शियस और अवॉइडेंट स्टाइल ऑफ अटैचमेंट इन चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स का जिस तरह का बिहेवियर होगा बच्चों के साथ, बिल्कुल उसी तरह का बिहेवियर बच्चे आगे लेकर चलेंगे अपने बाकी रिलेशनशिप्स के साथ। अब इसके पीछे लॉजिक कुछ यूँ है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुछ नीड्स होती हैं, जिस तरह नीड ऑफ हंगर है, नीड ऑफ थर्स्ट है, बिल्कुल इसी तरह एक नीड ऑफ अटैचमेंट भी होती है। अगर वो नीड ऑफ अटैचमेंट फुलफिल नहीं होती किसी भी बच्चे के अंदर थ्रू देयर पेरेंट्स,
तो वो जो ग्लास है या वो जो स्पेस है जो लैक करी, जो खाली है, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल इसी तरह अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो हैं, अगर उनका स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग ऐसा होगा तो वो बच्चों के ऊपर एंग्शियस और अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कॉज करेगा, जिसकी वजह से जो उनके आगे के रिलेशनशिप्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे होंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की, तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये काफ़ी बैलेंस्ड होता है। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो वार्मथ के अंदर, नर्चरेंस के अंदर और जो उनकी बाउंड्रीज है उसके दरमियान एक बड़ा प्रॉपर बैलेंस रखते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी आइडियल। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये बहुत आइडियल है। इसमें यूजुअली पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक बड़ी रिस्पेक्टफुल बाउंड्री भी होती है और जो एक सेंस ऑफ नर्चरेंस है, सेंस ऑफ वार्मथ है, वो भी डेवलप होती है। और ये जो आइडियल स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है दैट कॉज सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में जो बच्चे होते हैं वो आगे जाके अपने रिलेशनशिप्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। उनको एज सच इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो बहुत एंग्शियस नहीं होते, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होते अपने अटैचमेंट स्टाइल्स में। बिल्कुल इसी तरह जो बाकी हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, परमिसिव और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, वो भी कुछ ऐसे हैं। जो परमिसिव है उसमें जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल बहुत फ्यू बाउंड्रीज होती हैं उनकी बच्चों के साथ, और जो वार्मथ है, नर्चरेंस है, उसमें वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, कभी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पाते वो अपने बच्चों के दरमियान, क्योंकि जो बाउंड्रीज़ हैं वो लैक कर रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल है वो भी ऐसा ही है। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं अपने बच्चों की तरफ। वो अपनी ज़िंदगियों में या वो अपनी सेल्फ के अंदर इतने इंगेजिंग होते हैं कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए या बच्चों की जो नीड्स हैं उनकी तरफ बहुत अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। एंड दैट ऑल्सो कोज जो परमिसिव स्टाइल है और जो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल है ये भी एंग्शियस, डिसऑर्गेनाइज्ड, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कॉज करता है बच्चों के अंदर। अब मेरा ये सब कुछ बताने का मकसद ये था, मैं अगेन इसको रिपीट करूँगी, कि जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं या जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप है बच्चों के साथ वो उनकी मेंटल वेलबींग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक बच्चा जो अपने माँ बाप से सीखेगा बिल्कुल वही चीज़ वो जाके अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी उसको उसी तरह उस चीज़ पर उसी तरह अमल करेगा। बिल्कुल वो उसी तरीके से अपने दोस्त भी बनाएगा, अपनी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी उसको भी उसी तरह गुजारेगा। बिल्कुल अपने जो आगे बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो भी वैसे ही चलेंगे। तो जो हमारा घर है, जो हमारी फैमिली है, वो हमारे लिए एक पहली दरसगाह है। अगर वहीं पे सही पढ़ाई नहीं होगी या वहीं पे सही तरबियत नहीं होगी तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, आगे जाकर बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक स्पेसिफिक एज में आके अपने लिए जो सीखने के दरवाजे हैं या जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं उनको रोक देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने इस उम्र में आके, इस उम्र तक आके बहुत कुछ सीख लिया है, अब हमने और नहीं सीखना, राइट। तो मैंने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में भी ऐसा देखा है कि पेरेंट्स जब अपने आप को एक स्पेसिफिक लेवल पर ले आते हैं तो वो अपने लिए जो डोर्स हैं लर्निंग के वो बंद कर लेते हैं, एंड दैट कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जिस तरह बच्चे बढ़ती उम्र के साथ साथ सीखते रहते हैं और सीखने की कोशिश में होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स को भी इसी तरह होना चाहिए और उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक ये जो सीखने का प्रोसेस है इसको बंद ना करें, ताकि जो उनके लिए उनकी ज़िंदगी है वो भी आसान हो सके, वो अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से सिखा सकें और इस सारे प्रोसेस के बाद जो उनके बच्चे हैं वो भी आगे जाकर अपनी फैमिलीज़ को अच्छे से रन कर सकें। सो आई थिंक पेरेंटिंग स्टाइल्स को बताने का मकसद ये था कि वो जो डिसफंक्शनल फैमिली साइंस हैं उनको हम किस तरह कम कर सकते हैं और फंक्शनल फैमिली साइंस को किस तरह इनकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही एक गुजारिश है कि आप जिस भी उम्र में हैं, आपका जो भी ओहदा है, जो भी स्टेटस है, कभी भी अपने लिए जो सीखने के दरवाजे हैं वो बंद ना करें। इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएंगे और अपने इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी आसान बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस सारी कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड मज़ीद आप कुछ सीखना चाहते हैं या कोई भी ऐसी बात है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मायदा अहमद और आपका मॉलेज की टीम आपके लिए हाजिर है। आप कभी भी किसी भी वक्त आकर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।